बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आया और एलामिया ने ऐवानों को हिला के रख दिया। वो प्लान कर रहे थे हम 27वीं तरमीम लाएंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को अपने सर का ताज बनाएंगे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने सर का ताज और फुल कोर्ट ने बना लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह को। बहुत अच्छा मैसेज दिया इस एलामिया के अंदर कि जो कुछ होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इर्द गिर्द घूमेगा। क्या खास चीज़ है इस इलामिया में 59,191 केसेस के बैकलॉग के अलावा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जो मेन फोकस है इस आज के इजलास का वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात किस तरह निपटाए जाएँ। इस वक्त जो तादाद है वो 59,191 तक पहुँच चुकी है। काजी साहब के होते हुए ये तादाद तकरीबन 62,000 मुकदमात तक भी गई है। इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 2-3 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर अल्तवा मुकदमात को किसी हद तक निपटाने में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसकी वजह से कोई 2-2.5 हज़ार मुकदमात जो है वो कम हुए हैं। मतलब ये अच्छी बात है, इसकी सताइश करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अभी भी 59,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, उनको कैसे निपटाया जाए। गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट में जो काज लिस्ट है इस हफ्ते की, जो आज पीर के रोज़ से शुरू हुआ है 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, इसकी जब काज लिस्ट आई तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में 8 बेंचेस समात के लिए मुकर्रर किए गए। 8 बेंचेस मुख्तलिफ मुकदमात सुनेंगे और उनमें ज़्यादातर जो बेंचेस हैं वो दो जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच है। और ये एक अच्छा इकदाम था इस वजह से कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिसमें प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं, जायदाद का तनाज़ात, या जो ज़मानत के मुकदमात या दीगर फौजदारी मुकदमात, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े या इस तरह के। तो ऐसे मुकदमात 2 रुकनी बेंच बआसानी सुन सकता है और उसके फैसले भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जहां 19 जजेस हैं इसमें इस वक्त, उनमें से अगर आप 2 बेंचेस 3-3 जजेस के बना लें और उसके बाद दीगर जो जजेस हैं या 3 बेंचेस 3-3 जजेस के बना लें और उसके बाद 5 बेंचेस जो है वो आप 2-2 जजेस पर मुश्तमिल बनाएं, तो इस तरह आपके 8 बेंचेस बन जाते हैं और इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करके उनके फैसले कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था। लेकिन आज जो फुल कोर्ट हुई तो उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये दर हकीकत जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान है। जस्टिस मंसूर अली शाह के पास बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे ऐसे जो है ना वो ब्राइट किस्म के सॉल्यूशंस मौजूद थे मौजूदा अदालती निज़ाम की सुकम और खामियों को मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे मुकदमात को निपटाना है। पूरी अदलिया में, पूरे मुल्क में 24 लाख के लगभग मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, वो कैसे निपटाए जाएँ। फिर साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह मसालियती जो एक अप्रोच है हमारे यहाँ, चूँकि रिवाज भी है कि पंचायत बिठा लेना, जिरगा बिठा लेना, पार्टीज़ को बुलाकर मामलात को हल करवाने की कोशिश करना, ये हमारे किसी एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। बलूचिस्तान में, KP में चले जाएँ, कश्मीर में चले जाएँ, पंजाब, सिंध, हर साइड पर आपको ये कल्चर मिलता है। तो ये जो मसालियती अप्रोच है इसके ऊपर भी जस्टिस मंसूर अली शाह काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे थे। बाकायदा एक ADR कमेटी है आर्बिट्रेरी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से मुतल्लिक, तो उसका मकसद यही होता है कि मसालियत करवा के फ्री कैन में और मामला हल करवाया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक ड्राफ्ट भी बनाया गया और वो ड्राफ्ट फिर सुप्रीम कोर्ट को देना था। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, ये आपको जस्टिस मंसूर अली शाह ये पिछले दिनों फेडरल जुडिशल अकेडमी में गए थे, वहाँ इन्होंने एक खिताब किया था और उस खिताब में भी इन्होंने ये कहा था कि 24 लाख मुकदमात को निपटाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे तनाज़ात की छांटी की जाए जो फ्री कैन के दरमियान तनाज़े की वजह हैं और वहाँ पर जो मसालियती मराकज़ हैं वहाँ फ्री कैन को बुलाया जाए, वहाँ उनके मसाइल सुनकर उनका हल किया जाए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन है और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मसालियती जो अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है। इवन आप अमेरिका, यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। जी, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी जी। तो ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है, ये क्या होती है? ये वही होती है कि 2 फ्री कैन अदालत से हट के आपस में मसालियत करके रजामंदी के साथ किसी एक जजों का टाइम बचाए और वकीलों से भी बचाए, अदालत का वक्त भी बर्बाद ना हो और आपस में मिल बैठ के मसला हल कर ले ताकि किसी फ्री का नुकसान भी ना हो। तो ये इस्तेलाह है, मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी आइडिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का था। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह आज के इजलास में भी ना वो क्या कहते हैं कि फोकस ऑफ द क्या कहते हैं पूरे 4थी लाइन में, 5वीं लाइन में, 7वीं लाइन में जस्टिस मंसूर अली शाह, और उनके ही ये बनाया हुआ ये प्लान था केस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, जिसका उन्होंने नाम दिया, जिसके तहत
सुप्रीम कोर्ट में 2 और 3 जजेस के ज़्यादा से ज़्यादा बेंचेस बनाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात लगाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके फैसले जो हैं वो जल्द से जल्द किए जा सकें। और अब ये 1 महीने का टाइम फ्रेम सेट किया गया है। अब 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फिर इंतजामी फुल कोर्ट इजलास होगा पहले और उसमें जायजा काम इजलास है 8 नवंबर को, वहां से भी एक डायरेक्शन वाज़ेह होगी। जी जी, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और उसमें भी जायजा लिया जाएगा कि कौन से ऐसे जजेस हैं जिनके खिलाफ जो केसेस हैं वो जुडिशल काउंसिल के पास ज़ेर अल्तवा है। क्योंकि काजी साहब के दौर में 100 जजेस के हवाले से एक राय तलब की गई थी और कहा गया था कि 100 जजेस के खिलाफ शिकायत है, जजेस के खिलाफ टोटल 100 शिकायत थी और उन 100 शिकायत के बारे में कहा गया कि आप जायज़ा लें। जजेस को कहा गया कि इसके ऊपर राय दें कि क्या इनके अंदर किस दरख्वास्त में किस में कोई वज़न है, कोई मवाद है, तो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिर वो इजलास भी नहीं हुआ काउंसिल का, तो शायद उसमें ये सारे मामलात भी देखे जाए। दूसरी इसमें अहम चीज़ ये है कि वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस तरीके से साइड लाइन करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका किरदार कम करना चाहती थी, उनको बिल्कुल उज़्व मुअत्तल बना के एक क्या कहते हैं उसको कि सिविल जज के बराबर उनको लाना चाहती थी। एक जुमला अगर आप इजाजत दें, वही नून लीग हमेशा मिठाई पहले खा लेती है, जी जी, वक्त से पहले खा लेती है। इस दफा भी यही हुआ है, कोशिश की गई जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर से जान छुड़ाई जाए, मिठाई खा ली गई, अब वो मिठाई जहर बन गई है इनके लिए। जी जी, और वो जो लड्डू है ना वो गले में फंस गए हैं अब वो ना उगले जा रहे हैं ना निगले जा रहे हैं और सांस बंद हो रही है। तो यही मसला नून लीग का बाहर आ गया। जी जी, और इसी वजह से अब आप देखें कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को काउंटर करने के लिए इस वक्त कोशिशें जारी हैं। एक प्लान जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है वो ये है कि जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कमेटी वाला जो मामला है ना, इसको आइन का हिस्सा बना दिया जाए, यानी इसको परमानेंट कर दिया जाए। सही। और आइन में इसमें शमूलियत का क्या तरीकाकार होगा, वो ये इस तरीके से अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी है ना, वो जो सीनियर जज होंगे ना, जो सुपरसीड हो गए, जिसको मिसाल के तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया, तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब सुपरसीड हो गए, यानी कि उनको नज़रअंदाज करके तीसरे नंबर वाले जज को बनाया गया। तो अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो सीनियरिटी है चीफ जस्टिस के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट के इन 2 सीनियर जजेस की बजाय चीफ जस्टिस के बाद जो चौथे नंबर पर सीनियर जज है ना, यानी मौजूदा हाल में जस्टिस अमीनुद्दीन, यानी कि हुकूमत की सुई अमीनुद्दीन पर आगे। मुझे बताएं ऐसे जज की क्या उनकी साख होगी, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? चोरों को वो जज चाहिए कि चोर कहते हैं, लुटेरे कहते हैं, 1100 अरब रुपए की करप्शन माफ करवाने वाले ये कहते हैं कि हमें 4 करोड़ वोटर का वोट के हक पर डाका डालने वाले, जो इलेक्शन हार गए थे, जो विक्ट्री स्पीच कागज फोल्ड करके जेब में डाल के जाके सो गए थे, सुबह 4 बजे उनको उठा के कहा गया उठ जाओ और तुम जिता देता है, जाओ मीडिया से जाके क्लेम करो अपनी कामयाबी। तो ऐसे लोगों को अगर ये जज जस्टिस अमीनुद्दीन चाहिए तो फिर खुद सोचें, और जज जस्टिस अमीनुद्दीन को भी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना चाहिए कि मेरी आवाम की नज़र में क्या साख है, मेरी क्या अहमियत है, आवाम में मुझे किस नज़र से देखते हैं, मैं रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहूं या बाहर जाऊं तो लोग मुझे किस नाम से, किस लक़ब से मुखातिब करेंगे, कैसे पुकारेंगे। नसीहत पकड़नी चाहिए, जैसे इस्तकबाल काजी साहब का तुर्की में हो रहा है, जी जी, वो बताने के काबिल नहीं है। और जो घर के ना बाहर के, जी जी, तो ये मसाइल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन को भी सोचना चाहिए। और क्योंकि सियासतदान जो है ना, वो तो इसी तरह इस्तेमाल करके लोगों को तो वो फेंक देते हैं, डिस्पोजेबल गिलास की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया। सवाल ये है कि जो जज इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उनको भी इस बात का इदराक है कि मुआशरे के अंदर आप लोगों की क्या अहमियत, क्या साख, क्या क्रेडिबिलिटी, क्या आपकी नाम आपका क्या होगा? तो ये उनको खुद भी सोचना चाहिए। दूसरा ये कि सीनियरिटी लिस्ट अगर तब्दील हो जाती है तो फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मसला इसमें यह है कि रोज रोज बंदे अगवा करना भी आसान नहीं होता। रोज रोज 2/3 अक्सरियत वो भी आ गई है, वो पिटीशन भी आ गई है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आज 2 दायर हो चुकी हैं। इसके अलावा जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। तो ये मसाइल अब बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है कि आप इस आईनी तरमीम को किस नज़र से देखते हैं। मेरे ख्याल में जो एलामिया जारी किया गया है, ये मैं इसको मुकम्मल एलामिया नहीं मानता। ये पहला ऑफिशियल रिस्पॉन्ड आ गया। सुप्रीम कोर्ट खड़ी का है, देखें वो अपने और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, ये इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के जनाब स्पीकर साहब कौमी असम्बली के, उनके लिए डायरेक्ट मैसेज भी है। देखिए, हम यूनिटी हैं, हम एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे सर का ताज है। जी जी बिल्कुल। और ये भी ज़हन में रखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने
चीफ जस्टिस काजी साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ 24 अक्टूबर के खत में जो कुछ कहा, मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने उस खत को भी इंडोर्स कर दिया। सही। और ये कहा है कि जस्टिस मंसूर के काजी फायज ईसा के हवाले से लगाए गए तमाम इल्जामात एक तरह से ठीक और दुरुस्त है। और दूसरी अहम बात यह है कि करामत मुगल साहब के सुप्रीम कोर्ट को कुछ सख्त फैसले लेना पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना पड़ेगा, उसके बगैर आपका जीना महाल हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं। एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा। देखिए ये करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर आपको एक वाजे स्टैंड लेना है, एक वाजे मौक़िफ़ इख्तियार करना है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो आज का एलामिया है उसके अंदर एक चीज़ प्रोमिनेंट है, सारे जजेस एक तरफ, जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ, और उन्हीं के गिर्द ये सारी चीज़ें घूम फिर रही हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इतने फ़ाल हैं और उनकी राय को एहतराम दिया जा रहा है और मौजूदा चीफ जस्टिस भी उनकी राय का जो है उसको एहतराम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत के लिए किसी तौर भी नेक शगुन इसको करार नहीं दिया जा सकता। वफाकी हुकूमत और सियासी जमातें, हुकूमती सियासी जमातें जिस मुसीबत से, जिस परेशानी से, जिस मसले से जान छुड़ाना चाहते थे, वो चीज़ें चल के वो मसला सामने आ खड़ा हुआ है। और न सिर्फ मसला सामने आके खड़ा हुआ है बल्कि वो मसला पहले की निस्बत बड़ा भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस भी बज़ाहिर सहूलतकारी भी खत्म हो चुकी, और वो जो नानी का लाड प्यार मिलता था वो खत्म हो चुका। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से डंडा भी मिल सकता है, और डंडा जब सर में पड़ेगा, हथौड़े वाला जी, वो जो ऑर्डर 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 करते हैं वो वाला, तो वो अब हुकूमत को भी, इलेक्शन कमीशन को भी सोच समझ के कोई भी इकदाम उठाना चाहिए। मुझे करामत मुगल साहब, मेरी छठी हिस्स ये कह रही है कि ये जो एलामिया आया है, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ आई वाश है कि मीडिया को जो है ना उसका पेट हमने कैसे भरना है खबर का, एक, और अंदर जो कुछ डिस्कस हुआ है वो अभी फुल टाइम बाहर नहीं आया। और मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से वाकई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा। इसके बगैर सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त, जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद अगर नहीं करना तो फिर उसका जवाब कैसे आएगा, मेरे ख्याल में ये कोई मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहबान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला दिया, उनके फैसले को ऐसे रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, मुमकिन है, आ गया ना, ये इब्तदा हो गई, लेकिन ये अभी आगाज़ है। वो रद्द अमल जिसका इंतज़ार शायद हम 25 मार्च 2024 से कर रहे हैं, वो शायद अब किसी भी वक्त आ सकता है, आइंदा कुछ हफ्तों में, या इवन के 1 से 2 महीने भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन की जाए, बड़े गौर व फिक्र के बाद एक हतमी फैसला इसके ऊपर किया जाए, ताकि कोई अबहाम ना रहे, कोई मिस कैलकुलेशन उसमें ना हो। तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं मुमकिन है कि उनके साथ भी मशावरत की जाए और फिर एक ऐसा रद्द अमल दिया जाए कि हुकूमत जो है ना वो क्या कहते हैं कि पैरों के नीचे से ज़मीन तो निकले ही निकले, सर के ऊपर से आसमान भी गायब हो। सही। और जो एलामिया की सत्रों में आ गया, जो शख्स जिसका नाम आ गया, वो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इत्तफाक का, इत्तेहाद का मैसेज दे दिया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नेशनल असम्बली के स्पीकर के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि बार बार वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। मुझे और सईद बलोच को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।